हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो रेलेवेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, वो चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो। तो इसका जो भी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो भी हमारा प्रिपरेशन है, जो भी पीडीएफ है, ये आपका जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और ऐसे के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज इसमें आपका जो ऑप्शनल पेपर है उसमें भी थोड़ा बहुत आपको इंसाइट इसमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो ये जो पहला आर्टिकल है ये अबाउट डेमोक्रेटिक सिस्टम, फिर आपका कैसे जो हेटरेड है वो थ्राइव कर रहा है उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें आपके जो भी हमारे हिस्टोरिकल जो भी इंसिडेंट जो भी इतिहास में देखे गए हैं, जैसे आपका जर्मन में जो होलोकास्ट देखा गया था बाय हिटलर, फिर मुसोलिनी का जो रोल इटली में देखा गया था, फिर इंडिया का जो आपके पार्टीशन के समय जो कम्युनल रायोट्स हुए थे उसके बारे में, फिर आपका जो रवांडन जिनोसाइड था 1994 में, उसके बारे में भी इसमें ज़िक्र किया गया है। तो ये आर्टिकल हमें ये सीख देता है कि हमें अपना जो पास्ट है उसको भूलना नहीं चाहिए। पास्ट में जो भी हमने हमारा एक हमने बहुत ही आपका बुरा लेसन पाया है, उस लेसन को हमें क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, और जो भी पास्ट की गलतियां हैं उन्हें सुधारना है, उन्हें रिपीट होने नहीं देना है। तो उसी बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ये आर्टिकल आपको ऐसे के लिए बहुत ही अच्छा इंसाइट देगा कि हिस्ट्री हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री कैसे सर्व करती है एज अ मिरर। ओके, और हेल्प करती है सोसाइटी को टू रिफ्लेक्ट द पास्ट इवेंट। तो जो पास्ट इवेंट हो है उस उनका रिफ्लेक्शन हमारे मन में होना चाहिए। जो पास्ट मिस्टेक है उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, और ये इंश्योर करना चाहिए कि फ्यूचर में वो सभी फिर से आपका रीअकर ना हो। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो कम्युनल कन्फ्लिक्ट जो हम पास्ट में देखे हैं, पॉलिटिकल जो एक्सट्रीमिज़म है, कैसे हमारा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है उसको वीक करता है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर आपका कोई भी ऐसे बनता है रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, तो उसमें फिर आपका आपका हिस्ट्री से हम हिस्ट्री रिलेटेड बहुत सारी ऐसे आर्टिकल पूछी जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि हिस्ट्री से हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं, और कैसे उसको कैरी फॉरवर्ड करके जो अच्छे लेसन्स हैं उनको ले सकते हैं, और जो बुरी यादें हैं उनको कैसे हम मन में रख के इन फ्यूचर वो सभी चीज़ें फिर रिपीट ना हो, उनको दोहराया ना जाए, वो सभी चीज़ें हम जान सकते हैं। तो उसी हिसाब से ये आर्टिकल बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें जो भी हिस्टोरिकल जो आपके एग्जाम्पल है, हेटरेड है, उसको हमें भूलना नहीं है। तो वही ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर में आप द होलोकास्ट एंड द राइज ऑफ नाजी जर्मनी देख सकते हैं 1933 से 1945 तक। फिर आपका इंडिया का जो पार्टीशन था 1947 में, उसमें कैसे हिंदू मुस्लिम का डिवाइड हुआ था, कैसे ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी ने डिवाइड एंड रूल प्ले करके कम्युनल राइट्स एंड मास किलिंग को अंजाम दिया था। उसमें लगभग 1 मिलियन पीपल डाइड। तो 10 लाख लोगों का मौत हो गया था, और 15 मिलियन रिफ्यूजी, मतलब 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा रेफ्यूजी थे उसमें, जो लार्जेस्ट माइग्रेशन इन हिस्ट्री बताया जाता है। तो इससे हम क्या लेसन ले सकते हैं कि हमें जो भी आज के टेंशन है उसको बहुत ही एमिकेबली हैंडल करना है, और जो भी ऑनगोइंग टेंशन है उसको बढ़ावा नहीं देना है, जो पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स है उसको रोकना है। तो इसमें क्या है, आपके सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, जो पीपल है इन जनरल, उनको भी अपना रोल प्ले करना होगा। जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है उसको रिजेक्ट करना होगा, और डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की ओर आगे बढ़ना होगा, ताकि लोगों का वेलफेयर हो, लोग सोशियो इकोनॉमिकली आगे बढ़ सके, ना कि इन चीज़ों में जो चीज़ें इतनी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है
ओके, रिलीजन एक पर्सनल मैटर है, इनको लेके हमें क्या नहीं करना है, एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स ना तो खेलना है ना किसी को खेलने देना है। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। इसी के साथ आपका 1984 का एंटी सिख रायोट के बारे में भी बात करता है। फिर 1992 बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बारे में भी इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। फिर रवांडन जो जीनोसाइड हम पढ़ रहे हैं लगातार अबाउट हुटूज़ एंड टुट्सीज, उसके बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें क्या है, हमें जो भी हम आंसर लिखेंगे, ऐसे राइटिंग करेंगे, उसमें हमें क्या करेगा, एक एग्जाम्पल, हमें बहुत सारे एग्जाम्पल की ज़रूरत होती है। तो ये एग्जाम्पल हम साइट कर सकते हैं। ओके, और इससे हम सीख भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन फ्रॉम हिस्ट्री फॉर मॉडर्न गवर्नेंस। तो मॉडर्न गवर्नेंस में क्या है, जो भी पास्ट मिस्टेक है उनको रिपीट नहीं करना है, उनको हमें रेक्टिफाई करके आगे बढ़ना होगा। ओके, फिर स्टेप्स फॉर गवर्नमेंट टू प्रिवेंट हेट बेस्ड कन्फ्लिक्ट। तो जो भी हेट्रेड चल रहा है या हेट बेस्ड कन्फ्लिक्ट है, ओके, हेट बेस्ड पॉलिटिक्स है, फिर अल्ट्रा राइट विंग पॉलिटिक्स है, उन सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, कर्व करना होगा। तो कैसे रिफॉर्म्स लिए जा सकते हैं, तो अभी आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में आपको मेंस में जैसे जीएस पेपर 2 में या फिर जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन बन सकता है, और कभी जीएस पेपर 4 में एथिक्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, और ऐसे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या है, इन पॉइंट्स में हम आंसर को लिख सकते हैं। ऐसे में हम एजुकेशन रिफॉर्म को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लीगल रिफॉर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सोशल मीडिया रेगुलेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, फिर पॉलिटिकल लीडरशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो मेंस का आंसर राइटिंग होगा, जीएस पेपर आपका, जीएस पेपर के लिए, ये तो मैंने ऐसे के लिए बताया, तो जीएस पेपर के लिए 1 फिर 2 और 4 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ें हम कैसे उसमें पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो सभी चीज़ें क्या है, बहुत ही आपको समराइज वे में दी गई है। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमें ज़रूरी है इंश्योर करना, ताकि हम आपका जो हेट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है उसको प्रिवेंट कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे आर्टिकल की ओर। तो इसमें देखिए और भी डिफरेंट इंफॉर्मेशंस डाले गए हैं। ओके, जो आप आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी रहेगा, लेकिन एक्सप्लेन करना थोड़ा क्या है, इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींचेगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें समराइज कर दी है। तो आप पढ़ते ही समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने जो इसका बेसिक्स है वो आपको बता दिया है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है ट्रम्प साहब के बारे में। तो ये जो टॉपिक है, ये सिर्फ ट्रम्प साहब के बारे में नहीं है, ओवरऑल जो आपका एक पॉलिटिक्स में पर्सपेक्टिव होता है, वोटर्स का जो बिहेवियर होता है, कि वोटर्स कैसे जो आपके आइडियोलॉजी को छोड़ के पर्सनालिटी कल्ट को सपोर्ट करती है, ओके, हीरो वर्शिपिंग करती है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और कैसे एक इंसान को जो वोटर सपोर्ट करते हैं, उसको इसीलिए सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो जो XYZ इंसान है वो अच्छा है, इसीलिए सपोर्ट करते हैं कि जो पावर में है उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, तो उसका अल्टरनेटिव के हिसाब से जो पावर में है उसको जो अपोज कर रहा है उसको सपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं कि लोगों को क्या करना है, जो भी आपका डिसीजन लेना है वो आइडियोलॉजिकली लेना है, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने हैं, ना कि आपके बहकावे में आके या फिर आपके बायस्ड डिसीजंस नहीं लेने हैं। ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और इसी के साथ जो ट्रम्प साहब का अभी रूलिंग रहेगा नेक्स्ट 4 इयर्स में, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। ओके, क्योंकि ट्रम्प साहब जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस है उन सभी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट बोल रहे हैं, आपके जैसे ICC हो गया, फिर WHO हो गया, या फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो गया। तो इन सभी चीज़ों को हमें देखना ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो ये आपको एक पर्सपेक्टिव देगा ये आर्टिकल। ओके, और ये इनडायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा आपके आंसर फॉर्मेशन में। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है बजट अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी इज़ आवर बिगेस्ट कॉस्ट बर्डन। तो इसमें स्पेशली आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स के बारे में कहा गया है, कि कैसे आपका एग्रीकल्चर में स्पेशली मार्केट को रिफॉर्म करना है, और मार्केट रिफॉर्म को लेके इसमें क्या सुझाव है वो सभी दिए गए हैं। तो अभी आपका जो MSP है उसमें क्या क्या इनएफिशिएंसीज देखे गए हैं। तो MSP का आपका लिमिटेड रीच है, अबाउट 6% ऑफ द फार्मर्स ही अपना जो प्रोड्यूस है उसको MSP में सेल कर पाते हैं।
एफसीआई को या फिर जो भी प्रोक्योरमेंट एजेंसी है उनको। फिर ये जो एमएसपी है इसका कैसे एनवायरमेंटल हार्म है, क्योंकि एमएसपी में आपका राइस सबसे ज़्यादा प्रोक्योर किया जाता है, राइस और व्हीट। तो इससे क्या होता है, फार्मर को पहले ही उनको सिग्नल मिल जाता है कि इन इन चीज़ों में एमएसपी आने वाला है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, आपका मोनोक्रॉपिंग करने लग जाते हैं। मोनोक्रॉपिंग मतलब एक या दो क्रॉपिंग में ही पूरा साल बिता देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका फर्टिलाइज़र का खपत बहुत होता है। फिर जो राइस है वो बहुत वाटर इंटेंसिव है। ओके, फिर आपका जो सॉइल है उसमें बुरा असर पड़ता है। फिर आपका अगेन जो फूड सिक्योरिटी है, जो फूड डाइवर्सिफिकेशन है, उसमें भी असर पड़ता है। उसके लिए आप मेल न्यूट्रिशन जैसे प्रॉब्लम देख सकते हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाए, मार्केट को कैसे एग्रीकल्चर फ्रेंडली किया जाए, एग्रीकल्चर को मार्केट के ज़रिए कैसे और डाइवर्सिफाई किया जाए, और जो भी इसके बुरे इम्पैक्ट है उसको कैसे ठीक किया जाए, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो इसमें आपका एमएसपी के जगह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में कहा गया है कि एमएसपी और सब्सिडीज़ के बजाय क्या किया जाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाए। तो सब्सिडी जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दी जाती है, फिर आपके फर्टिलाइज़र सब्सिडी दी जाती है, तो इन सब्सिडीज़ को हटा के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, ताकि फार्मर्स जो भी इनपुट उनको खरीदने हैं वो खुद से खरीद लें और जितने चाहिए उतने अमाउंट में खरीद ले। तो उससे क्या होगा, आपका एक तो एनवायरनमेंट के ऊपर हार्म कम होगा, फिर आपका जो प्राइस है वो अच्छा प्राइस मिलेगा फार्मर्स को, फूड डाइवर्सिफिकेशन होगा, मोनोक्रॉपिंग की जगह आपके मल्टी क्रॉपिंग होने लगेंगे। तो उन सभी चीज़ों को ये एड्रेस करने के लिए एक अच्छा सुझाव देता है। तो ये भी आने वाले समय के लिए ज़रूरी रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस बनते रहते हैं। और इसी के साथ जो हमारा 3 फार्म एक्ट था 2020 का, वो रिपील कर दिया गया। तो वो जो 3 फार्म बिल थे उसमें आपका कंसेंसस नहीं बन पा रहा था बिटवीन फार्मर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट और इधर आपका स्टेट गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच कंसेंसस नहीं बन पा रहा था, उसके लिए उसको रिपील करना पड़ा था। तो अभी कैसे कंसेंसस बनाया जा सकता है, क्योंकि जो 3 फार्म बिल लाए थे उनका जो उद्देश्य था वो बहुत ही अच्छा था, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट कर सकता था। तो अभी कैसे वो जो पास्ट के रिफॉर्म थे जो फेल्ड हो गए, उसको कैसे हम ग्रेजुअली कर सकते हैं, एक बार में नहीं करना है, वन गो में नहीं करना है, उसको कैसे ग्रेजुअली करना है, और वो भी कैसे करना है ताकि आपका उसमें सेंटर, स्टेट प्लस जो फार्मर्स है सभी का कंसेंसस लेके ही ये चीज़ें किया जाए। ओके, तो कंसेंसस ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग के बारे में भी इसमें कहा गया है, तभी हम क्या है आपके लॉन्ग सस्टेनेबल रिफॉर्म्स ले सकते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। ओके, तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो सभी चीज़ें इसमें समेट दी गई हैं। ओके, मैंने जितना बताया है उससे भी ज़्यादा चीज़ें इसमें मेंशन है, तो ये सभी चीज़ें आप अपने ओर से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है रोड मैप फॉर परसुइंग न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमारा जो रोड मैप है, हम क्या परसू करना चाह रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, उसके बारे में बात कर रहा है। तो हमारा टारगेट है कि 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना है बाय 2047, ताकि हम विकसित भारत का जो गोल है वो अचीव कर सके, एज वेल एज जो हमारा नेट ज़ीरो इमिशन का टारगेट है बाय 2070 उसको भी हम अचीव कर सके। तो अभी इसके अचीवमेंट में हमें कौन से रोड ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आपका डिटर किया गया है। फिर सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में ऐसे प्रोविजंस रखे गए हैं लाइबिलिटी के, जिसके वजह से क्या है आपके प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। तो इन दोनों एक्ट को अभी प्रपोज किया गया है कि इसमें अमेंडमेंट लाया जाएगा, ताकि हम ये 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का जो टारगेट है वो हम फुलफिल कर सके बाय 2047। तो उसके लिए जो भी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाने हैं उनको लाने ज़रूरी रहेंगे। इसी के साथ जो बजट आपका 25-26 है उसमें 20 करोड़ R&D इनिशिएटिव लिया गया है फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ताकि हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके और एनर्जी सिक्योरिटी को प्राप्त कर सके। ओके, तो ये उसी रिगार्डिंग बात करता है। तो इससे पहले भी जो भी हमारा डिस्कशन था, PDF था, उसमें भी हमने लगातार इस चीज़ों को समेटा है।
कम से कम ये 8-10 बार से ज़्यादा ही होगा। तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपको एक अच्छा एज प्रोवाइड करेगी आपके रिवीजन में। ओके, तो ये सभी चीज़ों को आपको लग सकता है कि ये फिर से आ गया, सेम आर्टिकल है, लेकिन इसको छोड़िएगा मत, इसको पढ़ लीजिएगा। आपका जो भी प्रिपरेशन है उसमें रिवीजन हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि ये जो भी टॉपिक है ये एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्रीलिम्स में हो, इंटरव्यू में हो, आपका मेंस में हो, सभी एंगल से ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को हॉलिस्टिकली कवर कर रहे हैं, और इसीलिए हम 1 या 2 आर्टिकल नहीं ले रहे हैं। ओके, 1 या 2 आर्टिकल हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे तो वो आपको स्पून फीडिंग हो जाएगा, और बाकी जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगी वो छूट जाएंगी। ओके, तो प्रिपरेशन के हिसाब से हम हमेशा ही 10 से ज़्यादा आर्टिकल ही रखते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट रहता है, और हमेशा ही वैल्यू एडिशन करते हैं। तो आई होप इन चीज़ों को आप समझेंगे और कंटिन्यू रखेंगे अपनी पढ़ाई को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो सभी चीज़ों को इसमें समेट दिया गया है, और कैसे डिफरेंट नेशंस के साथ हमारे कोलैबोरेशंस है, जैसे फ्रांस के साथ है, जापान के साथ है, यूएसए के साथ है, रशिया के साथ है। तो ये सभी चीज़ों को भी देखना ज़रूरी हो जाता है, और इन कोलैबोरेशन से आप एक आइडिया और भी पा सकते हैं कि हमारा अगर कल इंडिया फ्रांस रिलेशन के बारे में पूछता है, इंडिया जापान रिलेशन के बारे में पूछता है, तो उसमें हमें क्या लिखना होगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम एक पॉइंट हमें मिल गया। ओके, फिर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में एक पॉइंट हमें मिल गया, फिर डिफेंस रिलेटेड एक पॉइंट हमें मिल जाता है, फिर R&D रिलेटेड एक पॉइंट हमें मिल जाता है। ओके, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। आपको पढ़ाई इंटीग्रेटेडली करना है। अभी ये टॉपिक सिर्फ न्यूक्लियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, IR के पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम डिफरेंट नेशंस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा बन रहा है पर्टिकुलर नेशन के साथ। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स करनी है, कि एक आर्टिकल से हम डिफरेंट क्वेश्चन में कैसे आंसर को पा सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आर्टिकल है ये बात करता है अबाउट जो नया इनकम टैक्स बिल है, जो लॉ बनने वाला है जल्दी ही, और इसका इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है आपका 2026 का 1 अप्रैल से। ध्यान रखिएगा, ये इस साल अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 साल का समय दिया जाएगा। जो भी टैक्स पेयर्स है, जो भी आम जनता है, या फिर जो भी टैक्स अथॉरिटी है, उनको सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, तभी इसका एप्लीकेशन अच्छा हो पाएगा। तो इस IT एक्ट को लेके हमने पास्ट में भी डिस्कशन किया है। एक्ट नहीं, अभी तो बिल है। तो इस बिल को लेके पास्ट में भी हमने डिस्कशन किया है, और अभी जो डिस्कशन किया है ये वैल्यू एडिशन है। तो ये क्या करने जा रहा है, सिंप्लीफाई करने जा रहा है, एंड ईज़ ऑफ टैक्स कंप्लाइंस करने जा रहा है बिजनेसेस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। ओके, इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा, हम जो विकसित भारत का गोल प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो जब टैक्स का लॉ ईजी होगा, ईजी टू कंप्लाई होगा, तब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। ओके, इन्वेस्टमेंट आने से हमारा देश का ग्रोथ होगा। वैसे हम क्या अचीव कर सकते हैं, विकसित भारत। अब कल को आपको क्वेश्चन पूछेगा विकसित भारत के ऊपर, तो आप क्या है, ये टैक्स लॉ का जो रिफॉर्म है, जो बिल है, इसको भी मेंशन कर सकते हैं कि हम टैक्सेशन कंप्लायंस को ईजी करना चाहते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ताकि हम विकसित भारत अचीव कर सके। तो ऐसे आपको चीज़ों को जोड़ना आना चाहिए। ओके, तो ये प्रोग्रेसिव, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट टैक्स सिस्टम को दर्शाएगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी होती है। फिर इसमें क्या की फीचर्स है इस बिल में, वो सभी चीज़ें, जैसे सिंप्लीफाई किया गया है टैक्स लॉ को। ओके, फिर आपका इसमें कैसे सिंप्लीफाई किया गया है, जो पुराना लॉ है 1961 का, उसमें 5 लाख से भी ज़्यादा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स 2.5 लाख। ओके, 50% कम कर दिया गया है। तो ये क्या करेगा, क्लियर करेगा लॉ को, मोर कंसाइज बनाएगा इसको। ओके, जो भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है उसको हटाया गया है, या फिर आपका जो भी लीगल एम्बिग्विटीज़ है उनको मिनिमाइज किया गया है। ओके, फिर आपका टैक्स पेयर का जो चार्टर है वो भी इस लॉ में आपका समेट दिया गया है। अभी चार्टर क्या होता है, चार्टर में क्या होता है, लोगों का राइट्स इंश्योर किया जाता है, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो इंश्योर किया जाता है। तो ये जो टैक्स पेयर चार्टर है ये पास्ट में भी आ गया था, लेकिन अभी इसको एक्ट के अंदर ही डाल दिया गया है, ताकि टैक्स पेयर को क्या मिले, उनका राइट्स मिले, और फेयरनेस आए, ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी रहे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये सभी चीज़ें इंश्योर की गई है। बाकी चीज़ें इसमें दी गई है, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। तो ये सभी चीज़ें देखिए, फिर हमने ग्लोबल कंपैरिजन भी दिखाया है कि यूके में कैसे आपका जो भी टैक्सेशन लॉ है उसमें बहुत सहूलियत है, ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत इजी है, सिंप्लीफाइड है, यूएसए में थोड़ा क्या है, कॉम्प्लेक्स है।
ओके, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ही इंडिया क्या करना चाह रहा है, अवॉइड करना चाह रहा है। तो ये आप क्या है, जब आंसर लिखेंगे आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रहेंगी तो आप एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी इसमें डाल सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग रनिंग एपिसोडिक डीरेगुलेशन। तो डीरेगुलेशन के बारे में 2024-5 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने भी मेंशन किया है कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें डीरेगुलेशन को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। एक्सेसिव अननेसेसरी रेगुलेशन की वजह से इकोनॉमी क्या होता है, आपका डाउन टर्न में जाता है। इकोनॉमी को जो आपका एक एनकरेजमेंट चाहिए वो नहीं मिलता है, इन्वेस्टर्स कतराते हैं इन्वेस्ट करने से, क्योंकि आपका एक तो रेगुलेशन ज़्यादा होता है, फिर आपका रेगुलेटरी इंस्टेबिलिटी भी रहता है। ओके, तो ये सभी चीज़ों को क्या है, दूर करना ज़रूरी है। तो इसी में आपके ऑथर साहब ने डी रेगुलेशन के बारे में कहा है कि जहाँ रेगुलेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उनको हटाया जाना चाहिए। जहाँ रेगुलेशन ज़रूरी है वहाँ पे भी क्या करना है, रेगुलेशन को एक मिनिमाइज तरीके से ही एनफोर्स करना है, ताकि हम इन्वेस्टर्स को डीमोटिवेट ना करें। तो यही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो डीरेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। 1991 के बाद हमने एलपीजी और आपके जो भी पास्ट में ज़्यादा रेगुलेशंस थे उनको, जैसे एमआरटीपी एक्ट था उसको हटाया। ओके, डी लाइसेंसिंग किया, फिर रेड टेपिज्म को कम किया। लेकिन अभी भी वो सभी जो भी रेगुलेशन था वो कम्प्लीटली वाइप्ड आउट नहीं हुए हैं। ओके, ओवर रेगुलेशन वाइप्ड आउट नहीं हुए हैं। तो रेगुलेशन को नहीं हटाना है, आपको ध्यान रखना है, रेगुलेशन तो चाहिएगा। ओके, ताकि हम हर स्टेक होल्डर का क्या करें, जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन ओवर रेगुलेशन नहीं करना है। ओके, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ज़्यादा क्रिएट नहीं करने हैं। तो वो चीज़ें इसमें हमें ध्यान रखनी है। और क्या क्या आपको चेंजेस लाने होंगे वो इसमें मेंशन कर दिया है, आप अपनी ओर से एक बार देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसमें आपका सक्सेसफुल एंड फेल्ड रेगुलेशन भी दिखाया गया है कि कैसे सक्सेसफुल रेगुलेशन किया गया बाय टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ताकि एक कम्पिटिटिव टेलीकॉम मार्केट इंश्योर किया जा सके। फिर जीएसटी का इसमें एग्जांपल दिया कि ये कैसे सक्सेसफुल रहा। फिर आधार और डिजिटल पेमेंट का सक्सेस स्टोरी इसमें बताया गया है। फिर फेल स्टोरी में हम 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंसिंग को लेके जो धांधली हुआ उसके बारे में देख सकते हैं। ओके, फिर आरबीआई का एक्सेसिव कंट्रोल कैसे प्राइवेट बैंक में आपका फाइनेंशियल इनोवेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने वे फॉरवर्ड भी मेंशन किया है कि कैसे हम इफेक्टिव डीरेगुलेशन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, अ सक्सेस स्टोरी लाइक अमूल। तो अभी जो अमूल का सक्सेस स्टोरी है, जिसको हम वाइट रेवोल्यूशन नाम से भी जानते हैं, तो ये जो वाइट रेवोल्यूशन है ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। ओके, मोर देन इमेजिनेशन। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है इसको कैसे रेप्लिकेट किया जा सकता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेक्टर में। ओके, और इसमें एक आपका केस स्टडी भी दिया गया है, जो महाराष्ट्र का एक एफपीओ है। ओके, कुछ सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी है, तो उनका जो सक्सेस स्टोरी है वो इसमें बताया गया है कि कैसे ईयर ऑन ईयर उन्होंने आपके फूड एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल के प्रोडक्शन में सफलता प्राप्त की है। तो इसको कैसे रेप्लिकेट किया जा सकता है, कैसे हम और फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देश भर में बना सकते हैं, और जो आपका रूरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम फूड सिक्योरिटी पा सकते हैं, कैसे फूड वैरायटी को इंश्योर कर सकते हैं, कैसे फूड प्रोसेसिंग को और आगे बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, ओवरऑल एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, रूरल डिस्ट्रेस के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, फिर फूड प्रोसेसिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, डेफिनेट है कि एग्जाम में आने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें सिंप्लीफाई तरीके से आइडिया दे दिया गया है। ओके, इन सभी चीज़ों को आपको देखना है। फिर आपका डेयरी सेक्टर और फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्टर को भी इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाया है। ओके, कौन कौन से एस्पेक्ट हैं वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, आप इसको समझ सकते हैं। ओके, बाकी आपका जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उस सेक्टर में आपका कैसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस देखा जाता है, उसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे इस लॉस को हम कैसे टैकल कर सकते हैं बाय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भी क्या करना होगा, हमें आपका एम्पलीफाई करना होगा। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है।
चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो बात करता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। तो इसमें आपका स्पेशली इंडिया के विद इन इंडिया, ओके, जो 28 स्टेट्स है उसमें कैसे बहुत सारा डिसपैरिटी अभी भी बना हुआ है। इकोनॉमिक डिसपैरिटी, एम्प्लॉयमेंट डिसपैरिटी, ओके, वुमेन रिलेटेड जो डेवलपमेंट इश्यूज हैं, ओके, कैसे कोई स्टेट बहुत आगे है, कोई स्टेट बहुत पीछे है। फिर आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ओके, हेल्थ में, एजुकेशन में, फिर आपका पर कैपिटा इनकम में, वो चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। और इसमें जो कंपैरिजन है, मैं हमेशा से जैसे बोलते आ रहा हूँ कि आपका रीजनल जो अनइवननेस है, जैसे आपके साउथ के जो स्टेट है, 5 स्टेट है साउथ में, फिर आपके वेस्ट इंडिया के जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, ओके, फिर आपके नॉर्थ के, फिर नॉर्थ ईस्ट के और ईस्टर्न इंडिया प्लस सेंट्रल इंडिया के स्टेट क्या है, पिछड़े हुए हैं डिफरेंट पैरामीटर्स में। तो इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ये भी आपके क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो सेगमेंट हम पढ़ते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे हम एक इवन डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं थ्रू आउट इंडिया। और इसी के साथ आप देख सकते हैं ये एक बहुत अच्छा इंसाइट प्रोवाइड करता है कि जो साउथ के स्टेट है, जो डेवलप स्टेट है कंपैरेटिवली आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट या ईस्टर्न के मुकाबले, तो इस जो भी डेवलप्ड स्टेट है इन स्टेट में भी क्या है, बहुत सारे सोशल टेंशन अभी भी है और विद इन रीजन क्या है, अनइवननेस देखा गया है। जैसे आप कर्नाटका का जो आप डेवलपमेंट देख सकते हैं, तो कर्नाटका में भी क्या है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट में ही डेवलपमेंट आपका कंसंट्रेटेड है, इसका डेवलपमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है। तो उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल आर्टिकल है। आप इसको पढ़ते ही आपको बहुत कुछ आइडियाज़ मिलेगा और एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर जो अनइवननेस के बारे में बात करेगा उसको आप एड्रेस कर सकते हैं, ओके। और ध्यान रखिएगा ये जब भी पढ़ेंगे ना, इसमें आपका इनइक्वालिटी का साइड भी आ जाता है, सोशल इनजस्टिस का साइड भी इसमें आ जाता है, फिर आपका वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड जो इश्यूज़ है वो भी इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो इसमें क्या है, ये आपको ऐसे नहीं समझना है कि ये एक सिर्फ वन आर्टिकल है अनइवन डेवलपमेंट के ऊपर, इसके साथ आपका डिफरेंट आपका इंसाइट दिया गया है। तो ये लगभग हर क्वेश्चन जो अनइवन डेवलपमेंट के बारे में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में जो भी रोड ब्लॉक्स है उसके बारे में आप इससे एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अचीव कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है द पंचायती राज मूवमेंट इज इन डिस्ट्रेस, ओके। तो पंचायती राज मूवमेंट अभी पंचायत को, इसमें पंचायती राज मूवमेंट में हमें ये देखना है कि कैसे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1992। उसके बाद आपका आ जाता है कि कैसे ये इम्प्लीमेंट हुआ 1993 से, फिर कैसे एस्टैब्लिश किया गया 3 टायर पंचायती राज सिस्टम एट विलेज लेवल, एट ब्लॉक लेवल, एट जिला लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ओके। और आज के समय में इसमें कौन कौन सी लेक्यूनास देखी जा रही है, जैसे 3F का जो कॉन्सेप्ट होता है, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज, उसका जो इशू है वो अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो उसको दूर करना है ताकि हम रियल लेवल में क्या कर सके, डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे ले जा सके, आपका डिसेंट्रलाइज पॉलिसी मेकिंग कर सके, सोशल जस्टिस को इंश्योर कर सके और आपका डेवलपमेंट इंश्योर कर सके। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। अगेन ये आर्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेके, ओके। तो इसमें ये सभी चीज़ें क्या क्या आपके लेक्यूनास या फिर ड्रॉबैक्स रह गए हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, कैसे अभी भी स्टेट ने जो 29 सब्जेक्ट जो स्टेट से आपको आपका पंचायत को देना था वो अभी भी आपका डिवॉल्व नहीं हुआ है। तो वो पावर डिवोल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, कैसे अभी भी स्टेट क्या कर रहा है, मेजर रोल प्ले कर रहा है रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए जब रूरल एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया है, तो उससे क्या है, अभी उस इंस्टीट्यूशन को पावरफुल बनाना ज़रूरी है ताकि वो अपने लेवल पे काम कर सके, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है बहुत ही बारीकी से, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हाउ डज अ प्रेसिडेंट्स रूल फंक्शन। तो प्रेसिडेंट्स रूल लग गया है मणिपुर में अंडर आर्टिकल 356। तो ये प्रेसिडेंट रूल लगता कैसे है,
ओके। इसको कैसे इम्पोज किया जाता है, फिर इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ओके। फिर आपका कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी से डिफरेंट होता है। ओके। फिर आपका कैसे इसको इम्पोज किया जाता है, फिर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इसका कोई असर होता है या नहीं होता है, इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट्स दिए हैं इसके मिसयूज़ को लेके एसआर बोमाई केस में। तो ये सभी चीज़ें हम क्या है, इसमें आपका एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें हम जो हमारा फाउंडेशनल कोर्स है इंडियन पॉलिटी का जीएस पेपर 2 के लिए उसमें पढ़ते ही है, और बाकी इसमें जो भी अभी करंट अपडेट है वो भी इसमें मेंशन कर दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंसाइटफुल आर्टिकल है, इससे भी आपको एक अच्छा समझ डेवलप हो जाएगा। ओके। तो कैसे इसका मिसयूज़ हुआ है और कैसे इसका राइट यूज़ हुआ है, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग भी इसमें अच्छी तरह से मेंशन किया गया है। फिर इसमें जुडिशरी का क्या इंटरप्रिटेशन है वो भी इसमें मेंशन किया गया है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है अबाउट द साइलेंट क्राइसिस ऑफ रेड होल माइनिंग। तो रेड होल माइनिंग का जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, अभी भी परसिस्टेंट है, स्पेशली आपके मेघालय में, सेकेंडली आपका नागालैंड में, और थर्डली आसाम के जो डिमा हसाओ एरिया है, डिमा हसाओ के आपके उमरांगसू में। तो रिसेंटली उमरांगसू में भी आपके रेड होल माइनिंग के एरिया में आपका वो डिज़ास्टर देखा गया। ओके। लोग स्ट्रैंडेड हो गए थे वहाँ पे, तो उसको लेके ये आर्टिकल आया है। तो इसका जो ये रेड होल माइनिंग का प्रॉब्लम है, इसको कैसे टेकल किया जाए। ओके। ये रेड होल माइनिंग क्यों अभी भी परसिस्टेंट है, जबकि इसको एनजीटी ने 2014 में ही बैन कर दिया था। ओके। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, आने वाले समय में ऐसे अनसस्टेनेबल माइनिंग के बारे में पूछा जा सकता है। ओके। तो ये क्यों अभी तक आपका कॉजेस ऑफ इलीगल माइनिंग इन असम, मेघालय एंड नागालैंड क्या है, तो ये सभी इसमें पॉइंट वाइज मेंशन किए गए हैं, तो ये आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग आपका बांग्लादेश एंड पाकिस्तान रिलेशन के बारे में। ओके। तो शेख हसीना लेड गवर्नमेंट का जब से शेख हसीना लेड गवर्नमेंट जब से आपका पावर से हटा है और मोहम्मद यूनुस जी का गवर्नमेंट आया है, तब से क्या है, जो बांग्लादेश है उसका प्रॉक्सिमिटी पाकिस्तान के साथ बढ़ गया है। तो अभी जब प्रॉक्सिमिटी पाकिस्तान के साथ बढ़ गया है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, इंडिया के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करेगी। वो चाहे आपका इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, इन इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करेगी। तो कैसे इम्पैक्ट करेगी, क्या इसका आउटकम रहेगा, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। और इंडिया को ये जो भी प्रॉब्लम है कैसे टेकल करना है वो भी हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ इसमें पूरा हिस्ट्री भी दिया गया है कि कैसे आपका 1947 के बाद इंडिया का डिवीज़न हुआ, फिर दो देश का फॉर्मेशन हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान। और पाकिस्तान भी कैसे दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। फिर कैसे वेस्ट पाकिस्तान ने डिस्क्रिमिनेशन किया विथ ईस्ट पाकिस्तान, और कैसे ईस्ट पाकिस्तान 1971 लिबरेशन वार के बाद बांग्लादेश बन गया। उसके बाद इंडिया के साथ कैसे आपके रिलेशन के चेंजिंग डायनामिक्स देखे जा सकते हैं, जो शेख हसीना जी के गवर्नमेंट के समय इंडिया के साथ कैसा रिलेशन था, फिर अभी कैसे चेंजेस देखे गए हैं, उस चेंजेस की वजह से हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा और उसको हम कैसे टेकल करेंगे, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके। तो आज के डिस्कशन का जो लास्ट आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग मिडिल क्लास। ओके। तो इसमें मिडिल क्लास कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सोसाइटी में। ओके। फिर आपके जॉइंट फैमिली के स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियर फैमिली के स्ट्रक्चर में, उसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। ओके। तो ये लास्ट ईयर एपीएससी में एक आपका ऐसे आया था, राइजिंग डाइवोर्स केसेस इन असम। तो उसके लिहाज से भी मैंने देखा कि ये इम्पॉर्टेंट है। ओके। तो इसमें कैसे मिडिल क्लास का जैसे ही सर्ज हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपके न्यूक्लियर फैमिली भी बढ़ती जा रही है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक डेटा है कि 2021 का डेटा है, जिसमें कहा गया है कि न्यूक्लियर फैमिली लगभग 60% के आसपास है। तो जैसे ही अर्बन एरियाज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, तो अर्बन एरिया का डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा रोल किसका रहता है, आपका मिडिल क्लास का रोल रहता है। ओके। तो इसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, मिडिल क्लास के ऊपर एक होलिस्टिक आइडिया आपको प्रोवाइड करता है। तो आने वाले समय में मिडिल क्लास रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके। और इसके रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स है, सभी चीज़ों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सभी चीज़ें हॉलिस्टिकली कवर कर दी गई है। ओके। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है उसका समापन होता है, और कल फिर मिलेंगे
डिफरेंट नए आर्टिकल के साथ। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए अलविदा।